हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो फ्रिक्शन शुरू करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई फ्रिक्शन क्या है। आज इंट्रोडक्शनल वीडियो है। मान लो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाना सीखेंगे। बच्चों को फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कईयों को दिक्कत होती है, वो सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर मान लो जैसे कंप्लीट टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं अच्छे तरीके से कि भाई फ्रिक्शन कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी साथ साथ में कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाते जाना। और साथ साथ में मान लो क्या है कि जो मैं जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे एक साइड पे मान लो लिखते जाना कि भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आपकी क्या है, फ्रिक्शन की क्या है डेफिनेशन है कि भाई फ्रिक्शन क्या होता है। तो पढ़ो क्या लिखा है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, मतलब जो हमेशा अपोज करती है किसको। देखो, दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेस। फ्रिक्शन मान लो तब मान लो रोल में आती है जब मान लो दो सरफेस क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो सर ये तो पिछला ही है, मान लो आपने समझाया भी था कि भाई क्या होता है कि जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं। मैंने बताया था कि भाई दो टाइप की फोर्स लगती है जब सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है जो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। एक इन दोनों के पैरेलल एक फोर्स लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये मैंने बेसिक आपको पीछे भी पढ़ाया था। नॉर्मल रिएक्शन की बात हमने अच्छे तरीके से की है पिछली वीडियोस में। आज हम फ्रिक्शन की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट क्या होती है, फोर्स होती है। तो पढ़ो, अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेस व्हेन वन सरफेस इज मूव्स और टेंड्स टू मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ क्या होगा, अनदर क्या होगा, बॉडी होगा। क्या मतलब सर इसका, एक्चुअल में फ्रिक्शन तब मान लो क्या है, मान लो एक्ट में आती है या एक्शन में आती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर चलना स्टार्ट करे या चलने की कोशिश करे। ठीक है, तो सर वो क्या मतलब, ये तो समझ नहीं आया। अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई क्या बात है। यहां से एक बात तो आपको क्लियर हो गई, ये ध्यान से पढ़ो है ना। व्हेन वन सरफेस इज मूव और टेंड्स टू क्या होगा, मूव होगा। तो इसका मतलब या तो मूव करे, एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव करे, या फिर एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव करने की कोशिश करे। मतलब इसका मतलब जब रेस्ट भी होगा तब फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, की पॉइंट, जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस पर रेस्ट पे होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो कभी भी मान लो क्या है, नहीं होगा। फ्रिक्शन तभी आता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मान लो मूव करता है या मूव करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो रेस्ट पर नहीं आता। मान लो जब दो सरफेस है ना, टू सरफेस मान लो एक दूसरे के ऊपर, टू सरफेस आर एट रेस्ट होंगे, आर एट क्या होंगे, रेस्ट होंगे, तो फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब दूसरा, फ्रिक्शन जब मोशन में होगा, मान लो वन सरफेस जो होगा वो क्या होगा, इन मोशन ऑफ क्या होगा, ऑन क्या होगा, ऑन अदर सरफेस होगा, अदर सरफेस मतलब दूसरे सरफेस पर वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तब फ्रिक्शन क्या होगा, मान लो आएगा, फ्रिक्शन की बात होगी। या फिर एक बात मैंने और बताई है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस में मूव करने की कोशिश करे। कोशिश का मतलब क्या, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता। तो इसका मतलब क्यों मूव नहीं किया, आपने तो फोर्स लगाई। तो हमने पढ़ा है कि भाई जब भी कभी न्यूटन फर्स्ट लॉ जब भी
भी कभी नेट फोर्स एक्ट करती है तो इसका मतलब क्या है ना, मान लो फिर ही मान लो बॉडी मूव करती है, अदरवाइज वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म क्या करती है, मोशन करती है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर आपने फोर्स लगाई, इसका मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब जब आपने फोर्स लगाई तब भी एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, वो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स होती है। तो सर मेरे को आप समझ आया कि क्या कि भाई जरूरी नहीं कि भाई जब मान लो क्या है कि भाई बॉडी मूव करेगी दूसरे सरफेस पर तब ही क्या है फ्रिक्शन मतलब आएगा, मतलब फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में आएगा, फ्रिक्शन तब भी आएगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर मूव करने की कोशिश करे मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हो तब भी वह क्या मूव ना कर पाए। इसका मतलब एक्चुअल में जब आप फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब जो मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मोशन में हो तब भी फ्रिक्शन एक्ट करती है, या मान लो मोशन है ना, मोशन में आने की कोशिश करे, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मोशन में आने की कोशिश करे तब भी क्या है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। ये बात आपको समझ आई होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कब काम नहीं करती, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्ट पे होगा। फ्रिक्शन काम कब आएगी या फ्रिक्शन कब आएगा, जब मान लो एक बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तब फ्रिक्शन आएगा, चाहे वो मूव करे चाहे वो मूव ना करे, ठीक है। तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन सर जब भी कभी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रेस्ट पे होता है फ्रिक्शन नहीं आता। फ्रिक्शन कब आता है, जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी मूव नहीं कर रही तब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, जब बॉडी दूसरे सरफेस पे मूव करना शुरू कर दे तब भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती होगी, एक्ट करती होगी। तो मान लो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद अब इसकी डायरेक्शन बनानी है। डायरेक्शन कैसे बनाए, ध्यान से देखो। मान लो ये एक ग्राउंड है ना, मान लो ये क्या है, ग्राउंड। ये अगर ग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो एक बॉक्स बना दिया, मान लो मैं इधर क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। मान लो इधर एक फोर्स लगाई जिसे मैं क्या कह देता हूं, एफ कह देता हूं। तो एफ मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो मुझे पता है सर कि भाई अगर आपने एफ फोर्स लगाई है तो इसका मतलब हमें पता है, मान लो कि भाई जब फोर्स लगाई, ये मान लो जो ब्लॉक है ये किस पर है, रेस्ट पे है। मान लिया कि भाई ये ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब अगर मान लो वो रेस्ट पे है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था सर, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता था कि जब भी नेट फोर्स क्या होती है, जीरो, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होता है या यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां से मेरे को तो ये बात समझ आ ही रही है कि जब आपने फोर्स लगाई वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या कि जो आप इधर को फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब उतनी ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगती होगी, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी। तो बात मेरे को समझ आ रही है कि जब आपने इधर को फोर्स लगाई इसके पीछे को भी उतनी ही क्या लगती होगी, फोर्स लगती होगी, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो तो ऑब्जेक्ट किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ग्राउंड मतलब जब बॉडी इधर को आप फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड इधर को एक फोर्स लगाती होगी जिसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसका मतलब अगर मान लो ग्राउंड इस पर इधर को फोर्स लगा रहे तो इसका मतलब सर फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। एक्चुअल में वो सरफेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लो ये बॉडी पर ये जो ग्राउंड है वो इस तरफ क्या लगा रही, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही। एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स भी पेयर में एग्जिस्ट करती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होगा, थर्ड लॉ होगा। तो सर न्यूटन थर्ड लॉ भी तो हमने पढ़ा था कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो सिंपल सी बात है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर भी लगाती है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो सिंपल सी बात है, इस बॉडी पर मान लो इस ग्राउंड ने ना, इस ग्राउंड ने जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाई वो तो इधर लगाई। तो सिंपल सी बात है सर, ये मान लो इस पर मतलब ग्राउंड ने इस पर जब फोर्स लगाई इधर को, तो ये भी तो ग्राउंड पर फोर्स लगाएगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान से देखो, यहां से पढ़ो, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन सरफेस व्हेन सरफेस इज मूव और टेंड्स टू क्या होगा, मूव होगा। तो मतलब क्या कि जब सरफेस मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो सिंपल सी बात है सर, जब ये इधर को जा रहा, मतलब इधर को जाने की कोशिश कर रहा, तो इसने इसको अपोज किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई। अब ध्यान से देखो कि जब ये
इधर को जा रहा तो ये इसको भी तो अपोज करेगा, इसके मोशन को, इसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पीछे को जा रहा तो ये इसके मोशन को अपोज करेगा, ये इसको आगे को ले जाना चाहेगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो ये वाला सरफेस जो होगा जो इस पर क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, ये वाला ब्लॉक जो होगा इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आई, तो ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है, जब ये आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहा तो मतलब ग्राउंड इसको अपोज कर रही है, इसके मोशन को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे, जब ये आगे की तरफ जा रहा तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पीछे की तरफ जा रही, तो ये उसके मोशन को, ग्राउंड के मोशन को अपोज कर रहा, तो ग्राउंड के मोशन को अपोज करने के लिए आगे की तरफ क्या लगा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा। तो सर जेडी आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाई वो किसने लगाई, ब्लॉक ने किसके ऊपर लगाई, ग्राउंड के ऊपर लगाई ना, ग्राउंड के ऊपर लगाई फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो ये वाली फोर्स है ये किसने लगाई, ये ग्राउंड ने किसके ऊपर लगाई, ब्लॉक के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मान लो हमेशा ये नहीं सोचना कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में हो सकती है, पीछे की डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो डिपेंड कर रहा है कि भाई किस और मोशन हो रहा है दो सरफेस का। तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी हमेशा पेयर में लगती है। तो सर अब हमें तो ये दिक्कत होगी कि हम डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, जब हम मान लो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स बनाएंगे तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो वो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। अब मैं वो भी मान लो क्या दिक्कत को खत्म कर देता हूं, बट आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करने की कोशिश कर रही है या मूव कर रही है, उस पर फ्रिक्शन मान लो किधर, मान लो इस बॉडी पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ये बॉडी इस ग्राउंड पर फ्रिक्शन किधर लगा रही, आगे की तरफ क्या लगा रही, फ्रिक्शन लगा रही। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहे, अपोज कर रहे, ग्राउंड इसके मोशन को अपोज कर रही, अपोज मतलब रोकने की कोशिश कर रही, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ग्राउंड रेस्ट पे है, तो ग्राउंड इसको रोकने की कोशिश कर रही, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और ये मोशन में है, ये रेस्ट पे है, तो ये इसे मतलब मूव करने की कोशिश कर रही, जिसकी वजह से ये इसको अपोज कर रही, इसके मोशन को अपोज कर रही या इसके रेस्ट को अपोज कर रही, इस डायरेक्शन में क्या लगा रही, फोर्स ऑफ क्या लगा रही, फ्रिक्शन लगा रही। तो सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पेयर में होंगे, बट मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, न्यूटन्स लॉ लगाकर, है ना, न्यूटन्स लॉ लगाकर जब भी हम क्या करते हैं, लगाकर जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम तो एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो एफबीडी जब ड्रॉ करेंगे तो मान लो एफबीडी का मतलब मैंने पीछे भी आपको अच्छे तरीके से समझाया, एफबीडी का मतलब होता है कि उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही हैं। तो जो मान लो अगर मैं पूछूं कि इस ब्लॉक पर कौन सी फोर्स लग रही है, एक आपको होगी कि सर एफ लग रही है जो आगे की तरफ लग रही है, दूसरी इस पर कौन सी फोर्स और लग रही है, ये वाली ग्राउंड इसके ऊपर है, ग्राउंड ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई, इसके ऊपर किधर को फोर्स लगाई, पीछे की तरफ, तो इसका मतलब इसके ऊपर किधर को फोर्स लगाई, पीछे की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तब ये वाली फोर्स हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली फोर्स जो होती है मान लो ये ब्लॉक ने किस पर लगाई, ग्राउंड पे लगाई, एफबीडी में हम सिर्फ कौन सी फोर्स शो करते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगी होती है, फोर्सेज लगी होती है। तो सर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो ही फोर्सेज लग रही हैं, एक इधर की तरफ मान लो जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, बाहर से जो फोर्स लगाई, और एक इस तरफ जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी, तो बात आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो याद रखना है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करता है, बट जब एफबीडी बनानी है तो एफबीडी में सिर्फ दो ही टाइप की मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, शो करते हैं, जब कोई बॉडी क्या कर रही होती है, दूसरे सरफेस पे मूव कर रही होती है। ठीक है, तो चलो सर मान लो फिर से, मान लो कई बार दो ब्लॉक वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर दो ब्लॉक वाला बनाए तो वो कैसे होगा, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो मान लो फिर से ये ब्लॉक को मान लो मैं इधर खींच रहा हूं, मान लो ये v वेलोसिटी से इधर को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मेरे को पता है कि सर जब मान लो एक सरफेस ये कांटेक्ट में है, एक सरफेस ये कांटेक्ट में है, पहले तो इस सरफेस की बात करें तो मेरे को पता है कि अगर इधर बनाए FB, है ना, FB बनाए तो मेरे को पता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स, मान लो इधर फोर्स लग रही है F, तो मान लिया कि भाई इधर फोर्स F लग रही है, तो अगर इधर F फोर्स लग रही है तो सिंपल सी बात है सर ये इधर को मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो जब इधर को मूव करेगा तो ये वाला, है ना, ब्लॉक ए वाला जो सरफेस होगा इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये रेस्ट पे होगा, तो ये इसे रेस्ट पर लाने की कोशिश करेगा। मोशन को अपोज करने का मतलब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो सर ए जब बी पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, तो इसका मतलब एफ बी, है ना, एफ बी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा
तो फिर सिंपल सी बात है ये ऑब्जेक्ट इसके मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि ये तो पीछे को जा रहा, तो फिर ये ऑब्जेक्ट इसको किधर को फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में जब ए ड्रॉ करे, ए पर आगे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही, जिसे हम क्या कहेंगे, एफ क्या कहेंगे, ए कहेंगे। कौन लगा रहा, बी इसके ऊपर क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई एफ जो बी है वो इधर को फोर्स लगा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो ए सरफेस है वो उसको बी पर किस तरफ फोर्स लगा रहा, इस तरफ क्या लगा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात में मेरे को क्लियर हो गई। बट मैंने आपको बताया कि एफबीडी में सिर्फ हम क्या ड्रॉ करेंगे, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही, जो ए इसके ऊपर लगा रहा, एक इसके ऊपर क्या लग रही, एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही। ये बी जो ब्लॉक है ये ए के ऊपर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा, इतनी क्या लगा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो ए ब्लॉक की बात करें, अब ए ब्लॉक की बात करें, मान लो ए ब्लॉक के ऊपर है ना, बी को छोड़ दो, ए ब्लॉक की बात करो तो ए किसके ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तो मान लो ए इसके ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा, ये बी ब्लॉक को छोड़ दो, ए इसके ऊपर, ये तो पहले वाला ही केस हो गया सर। एफ मान लो अगर इधर लगाया तो सिंपल सी बात है सर, एफ अगर इधर लगाया तो मान लो क्या है कि भाई एक ग्राउंड इसके ऊपर इधर की फोर्स लगाएगी, ये ग्राउंड के ऊपर किधर को फोर्स लगाएगा, इधर को क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बट एफबीडी में हम सिर्फ कौन सी फोर्स ड्रॉ करेंगे, जो सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर लगती होगी। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक मान लो अगर बी ब्लॉक ऊपर पड़ा था, एक इधर को लग रही थी। अगर मान लो ए ब्लॉक अकेला हो, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ये नहीं, ये तो ब्लॉक एक ग्राउंड पर लगा रहा है, तो एक्चुअल में ए के ऊपर दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ये, एक इसकी ऑपोजिट क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो बात मेरे को समझ आ गई। क्या क्या समझ आया, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो हमेशा क्या है, जब बॉडी दूसरी बॉडी पर मोशन में आए, रेस्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस पर रेस्ट पे होगा तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाना शुरू करोगे, तो जब फोर्स लगाना शुरू करोगे तब क्या होगा, मान लो वो वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करना चाहेगा। अगर कोशिश करना, मतलब जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना क्या करती है, शुरू करती है। मान लो कहां, ऑपोजिट डायरेक्शन में, या उसके मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा दूसरे सरफेस पर, तब भी फ्रिक्शन क्या करती है, एक्ट करती है, उसके मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्शन क्लियर होगी होंगी कि भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बनानी है, फ्रिक्शन कैसे कैसे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलो उसके बाद अगला मान लो ओरिजिन ऑफ क्या है, फ्रिक्शन। ये भी बहुत जरूरी है कि भाई फ्रिक्शन क्यों आया, मतलब आपको कैसे पता चला कि भाई कैसे फ्रिक्शन आया, मतलब फ्रिक्शन का कारण क्या है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन का मतलब कॉज ऑफ क्या है, फ्रिक्शन, कि भाई फ्रिक्शन का कारण क्या है। तो इसके लिए भी दो थ्योरी है। सबसे पहले आपकी क्या है, ओल्ड थ्योरी क्या कहती है कि भाई कैसे फ्रिक्शन आया, या फ्रिक्शन मतलब कैसे बनाते हैं उसको ड्रॉ, मतलब कारण क्या है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मैं पूछूंगी ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड मान लो आपको कैसा दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे कि सर व्हाइट, ये कोई क्वेश्चन है, मान लो व्हाइट बोर्ड हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक प्लेन दिखाई दे रहा, मतलब ये एक्चुअल में ए क्या आपको दिखाई दे रहा, प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा। तो सिंपल सी बात है कि भाई आप कहेंगे कि ये एक प्लेन सरफेस है। अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो मैं कहूंगा कि भाई ये प्लेन सरफेस नहीं है, मतलब मैं नहीं कहूंगा। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होता, उसमें क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। आपको ये सरफेस क्या दिखाई दे रहा, प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा, एक्चुअल में ये प्लेन सरफेस नहीं है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखोगे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको देखोगे तो ये सरफेस में कुछ ऐसा होता है, मतलब ये मान लो एक्चुअल में मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉ कर रहा, तो व्हाइट बोर्ड का सरफेस जो होगा वो एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब दिखाई तो हमें प्लेन दे रहा बट एक्चुअल में कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके सरफेस में क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। जब भी कभी किसी सरफेस को किसमें देखा जाएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल या माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, उसमें क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर जमीन की बात करें, चलो जमीन को ड्रॉ करें ना, ग्राउंड को ड्रॉ करें, तो ग्राउंड भी ऐसी होगी, ग्राउंड हमें प्लेन दिखाई देती है बट एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ग्राउंड क्या ऐसी होती है, ऐसी क्या होती है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ग्राउंड ऐसी है तो हर एक सरफेस ऐसा ही होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। मेरा आंसर होगा सही है कि भाई हर एक जो सरफेस होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐसा ही होता है जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो हमने क्या माना, ग्राउंड माना, अगर ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक सरफेस, मान लो ये सरफेस हो गया ना, मान लो ऐसा सरफेस ले लेते हैं, इसके ऊपर मान लो क्या हो गया, ऐसा सरफेस हो गया, ठीक है। मान लो ये
एक सरफेस हो गया ब्लॉक, मान लो ये एक क्या है ब्लॉक है, तो ब्लॉक भी ऐसा ही होगा। तो जब देखो ध्यान से कि ये वाला ब्लॉक जब ये ग्राउंड पर पड़ा होगा तो ध्यान से देखो कि भाई ये वाली जो मान लो इसकी ये भी इसकी इररेगुलरिटीज है, तो इसका मतलब दोनों की इररेगुलरिटीज जो होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगी। ध्यान से देखो अगर ये भी इररेगुलर है ये भी इररेगुलर है, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाएंगे। अगर ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो एक्चुअल में ओल्ड थ्योरी क्या कहती है, यही फ्रिक्शन का क्या है कारण है कि जब भी एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे रखा जाता है जो उसकी मान लो क्या है इररेगुलरिटीज होती है वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, इंटरलॉक। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरलॉक्ड हो जाती है। तो जब वो इंटरलॉक्ड हो जाती है, इंटरलॉक्ड मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाता है, तो सिंपल सी बात है जब चिपकेगा तो ये तो वही गेम होगी छोटे होते आप खेलते होंगे, जहां मान लो क्या अब भी खेलते होंगे मोटरसाइकिल वाली की, जब मान लो ऐसा सरफेस हो तो जब आपने इसको उठाना है ना, मान लो एक सरफेस को ऊपर की तरफ खींचना है, मान लो आगे की तरफ फोर्स लगानी है, वो पहले क्या करेगा, इस मान लो जो डिप्रेशन है या ये जो इरेगुलरिटीज है इसे खत्म करेगा, तभी तो ये बॉक्स मूव करेगा। तो एक्चुअल में ओल्ड थ्योरी क्या कहती है, यही कहती है यही फ्रिक्शन का क्या है कारण है। ये इंटरलॉकिंग जो है, इंटरलॉकिंग हुई है ना, दो सरफेस की क्या हुई आपस में इंटरलॉकिंग हुई, एक दूसरे के साथ चिपक गई, तो जो चिपकी उसको जब हम मान लो एक बॉडी के मान लो इस ब्लॉक पर जब हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स मान लो क्या लगाएंगे, तो एक्चुअल में जो ये इंटरलॉकिंग हुई है इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या होगा, ओल्ड क्या हो गया, थ्योरी होगा। तो इंटरलॉकिंग ही फ्रिक्शन का क्या है, फ्रिक्शन का कारण है। ठीक है, तो मान लो जो पुरानी थ्योरी थी फ्रिक्शन की वो क्या कहती है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर इंटरलॉक्ड हो जाता है तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो एक्चुअल में इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का कारण क्या है, एक्चुअल में एक सरफेस का दूसरे सरफेस पर इंटरलॉक्ड होना या फिर उन दोनों में क्या होना, इररेगुलरिटीज, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ओल्ड थ्योरी की बात थी कि भाई फ्रिक्शन का कारण क्या है। एक्चुअल में इसमें दो थ्योरीज हैं, मतलब दूसरी थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी आई वो ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो चलो पॉइंट ऑफ व्यू, पुरानी थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चल गया कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्यों आती है, उसका कारण क्या है। अगर कोई पूछे कि भाई क्यों फ्रिक्शनल फोर्स आती है तो एक कारण उसका क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ क्या होगा, सरफेस होगा। इंटरलॉकिंग मतलब एक सरफेस का दूसरे सरफेस पर चिपकना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग। क्यों चिपकना, क्योंकि दोनों के सरफेस में क्या होती है, क्या होती है, इररेगुलरिटीज, जिसकी वजह से वे सरफेस दूसरी सरफेस में क्या हो जाता है, इंटरलॉक्ड हो जाता है। तो इंटरलॉक्ड मतलब एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो जब फंसते हैं तो वो मान लो जब हम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो जो है एक दूसरे पर जब फंसे होते हैं पहले इस मान लो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ता है, तब इसका मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यही आपका फ्रिक्शन का क्या है, कारण है। ठीक है, तो चलो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आता है दूसरा व्यू, दूसरा ओरिजिन, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडर्न थ्योरी हो गई। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी हो गई। अब मॉडर्न थ्योरी से ज्यादा बातें क्लियर होती हैं, मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मान लो मेन है ना, मेन कॉज ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज ड्यू टू एटॉमिक और इंटर और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो मैं आपको पूछूं कि भाई जब हम मान लो किसके ऊपर, जमीन के ऊपर खड़े हैं, मान लो हम जमीन के ऊपर खड़े हैं, अगर हम जमीन के ऊपर खड़े हैं तो मेरे को पता है कि भाई आपने पढ़ा होगा, मान लो डाल्टन लो, मैंने भी पढ़ा है वैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मान लो जिसमें डाल्टन लो मैंने पढ़ाया है। तो डाल्टन लो क्या कहते थे कि हर एक चीज क्या होती है, मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सॉरी डाल्टन लो नहीं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें क्या होता था कि हर एक चीज किससे बनी होती है, एटम से। तो सिंपल सी बात है सर, हर एक चीज एटम से बनी होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या होते हैं, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, एक्चुअल में एटम भी तो पास पास में आ रहे, तो जब एटम पास पास में आएंगे तो चार्जेस पास पास में आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पास पास में आएंगे। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पास पास में आएंगे तो सिंपल सी बात है उनमें क्या होंगी, फोर्सेस क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो मॉडर्न थ्योरी
यही कहती है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन का मेन कारण क्या है कि भाई एक्चुअल में उनके जो एटम है या मॉलिक्यूल है उनका पास पास आना, तो जब वो पास पास में आते हैं उन दोनों में एक फोर्सेस क्या होनी, डेवलप होनी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होनी, तो वो मेन कारण होता है फ्रिक्शन का। तो ये बात सही भी लगती है आपको, आपने पढ़ा होगा ना, मान लो मैंने भी पढ़ाया स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था? कूलम्ब्स लॉ कहता था कि भाई फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इनको कांस्टेंट मान लूं तो मेरे को पता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R स्क्वायर। जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जब दो चार्जेस में, ये R का मतलब डिस्टेंस होता था दो चार्जेस में, जब दो चार्जेस में डिस्टेंस छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जब जो चार्जेस पास पास में होंगे उनमें डिस्टेंस कम होगा तो उसकी फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई जब दो मान लो क्या है एटम पास पास में आते हैं तो उनमें डिस्टेंस कम होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अब मान लो कि भाई मेरा है ना, मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, जब इसके ऊपर हम ये हाथ रखेंगे ना, ये हाथ रखेंगे तो इसका मतलब क्या, हाथ जब हाथ के ऊपर रखा, इसके इस हाथ के एटम एक दूसरे के पास पास में आए होंगे। तो जब पास पास में आए तो सिंपल सी बात है इनमें फोर्सेस क्या हुई होंगी, जब डिस्टेंस कम हुआ इन दोनों में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन, मान लो ये थ्योरी कहती है कि भाई उनमें फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्शन भी हो सकती है, बट ये थ्योरी कहती है कि भाई उनमें क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, जब ये सरफेस इसके ऊपर मान लो अटैच होगा, इनमें डिस्टेंस कम होगा तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसके एटम और इसके एटम एक दूसरे में क्या बना लेंगे सर, बॉन्ड बना लेंगे। फोर्स का मतलब बॉन्ड ही तो होता है, एक दूसरे में बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो जब मैं कोशिश करूंगा इसको इसके ऊपर मूव कराने की, तो पहले तो ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हाँ सर, मेरे को अब फील आ रहा है कि भाई एक्चुअल में क्या होता है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो एक्चुअल में उनके एटम में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड तो हमने पढ़े ही है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने, तो बॉन्ड पढ़ा होगा। तो इसमें इसका मतलब वो बॉन्ड बन जाएंगे। जब वो बॉन्ड बनेंगे तो फिर इसका मतलब पहले वो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, उसके बाद उसका क्या होगा, मोशन होगा। तो यही एक्चुअल में क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो ये पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि भाई उन दोनों में क्या होता है, बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, मान लो जब जैसे मान लो, चलो ये सरफेस भी बना लेते हैं ऐसे, मान लो दूसरा सरफेस, मान लो इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे एक सरफेस होगा, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर मान लो क्या ब्लॉक है। तो जब ये सरफेस इसके कांटेक्ट में आएगा, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया तो जब ये कांटेक्ट में आएगा इसमें क्या बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड्स बनेंगे तो वो इन बॉन्ड को क्या कहता है, कोल्ड वेल्डिंग। मतलब कि इसमें वर्ड यूज किया जाता है कोल्ड वेल्डिंग, तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड बने उसे कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, जब मान लो मैं क्या करूंगा ना, मान लो ये ब्लॉक है, मान लो इसको इधर को फोर्स लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है सर, हमें पता है कि पहले ये जो बॉन्ड होंगे ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो जब आप इसको धक्का लगाओगे ये वाले बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। मान लो ये आप इधर को फोर्स लगाओगे तो जब ये बॉन्ड ब्रेक किए तो ब्रेक करने के बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपकी क्या कहती है, मॉडर्न क्या कहती है, थ्योरी कहती है। सर मेरे को आप समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, फोर्स होती है। वो एक्चुअल में चार्जेस के बीच की क्या होती है, फोर्स होती है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स चार्जेस के बीच फोर्स, तो इसका मतलब जो उनमें बॉन्ड बन गए, एक्चुअल में जब आपने उसको मूव कराना है तो पहले आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ना, ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, जिसे कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। तभी ये बॉडी इसके ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी। इसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होंगे, मतलब वीक होंगे। तो सर हमें पता है कि भाई एक्चुअल में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस कर रही है, तो प्रेस करने में है ना, एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस कर रही है, तो सिंपल सी बात है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स मान लो, जब इसने इसको प्रेस किया, फोर्स को कांस्टेंट मान लो, ये इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाती होगी, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं।
तो मेरे को पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो देखो इसको कहते हैं, एक्चुअली आपको लगता है ना, मतलब पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये पूरा सरफेस इसके ऊपर कांटेक्ट में है, तो एक्चुअल में मतलब जो पुरानी थ्योरी है वो क्या कहती है कि एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों सरफेस में क्या होती है, इररेगुलरिटीज। जब इररेगुलरिटीज होती है तो ध्यान से देखो ये वाला सरफेस, एक्चुअल में ये पूरा सरफेस इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा ही इस पर क्या है, कांटेक्ट में है। किसके, दूसरे सरफेस के क्या है, कांटेक्ट में। तो जब कुछ हिस्सा कांटेक्ट में, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एक्चुअल में देखो ये पूरा ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा है, तो एक्चुअल में सिर्फ कांटेक्ट कहां पर है, कुछ पॉइंट्स पर ही क्या है, कांटेक्ट है। तो सर सिंपल सी बात है, एरिया तो इसका ए है, तो इसका एरिया ए है, बट जब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। छोटे छोटे एरिया पर एक्चुअल में क्या है, कांटेक्ट हो रहा है। तो अगर छोटे छोटे एरिया पे कांटेक्ट हो रहा है तो एरिया की वैल्यू स्मॉल होगी, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जब एरिया छोटा होता है प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा मतलब एक दूसरे को बड़ा अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, अगर प्रेशर सही तरीके से करेंगे तो इसका मतलब उसमें फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब इनमें बहुत ज्यादा फोर्स होगी, तो बहुत ज्यादा फोर्स होगी। तो जब इसने इस पर मूव करना है तो पहले तो इस फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये इस पर क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा, अदरवाइज इस पर मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर कि भाई कैसे फ्रिक्शनल फोर्स का ओरिजिन हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स का मेन कारण क्या है, ये उसका क्या है कारण। तो याद रखना है फ्रिक्शनल फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो। तो सिंपल सी बात है सर, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसका कारण क्या है, दो कारण है, एक तो इररेगुलरिटीज ऑफ सरफेस वो कह सकते हो, दूसरा एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या होगा, एटम्स ऑफ क्या होगा, बॉडी होगा, या बिटवीन द चार्जेस ऑफ क्या होगा, बॉडी होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी समझ आ गई कि भाई कैसे फ्रिक्शन क्या करता है, वर्क करता है, या कैसे फ्रिक्शन का क्या होता है, मतलब एक्चुअल में मान लो कह सकते हो जन्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको ये भी समझ आ गया कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, और फ्रिक्शन कैसे मान लो क्या है, उसको जन्म कैसे हुआ फ्रिक्शन का। अब बात करते हैं कि भाई कितने टाइप का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ गया टाइप्स ऑफ क्या आ गया, फ्रिक्शन। तो अब आपके मन में होगा कि भाई सर फ्रिक्शन की टाइप्स एक्सप्लेन करनी है, तो ध्यान से देखना कि भाई कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसे भी एक एग्जांपल से क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो शायद आपने अपने घर में भी देखा हो, कभी महसूस किया हो, तो नहीं देखा या नहीं महसूस किया तो यहाँ पे महसूस करो। ठीक है, तो मान लो मैं बोलूं, है ना मान लो मैं बोलूं कि भाई ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक है, तो सिंपल सी बात है सर ये एक ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूँ, फोर्स। मैं कंटिन्यूसली मतलब एक बार में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाऊंगा, पहले धीरे धीरे से इस पर क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूं, मैंने यहाँ पर लिखी फोर्स, या अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हो, या एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, फ्रिक्शन बना दिया। ठीक है, तो मान लो मैं अगर आपको पूछो कि जब मैंने इस पर फोर्स लगाई, मैंने इस पर फोर्स लगानी शुरू की, मैं स्टार्ट किया, मान लो 1 न्यूटन क्या लगाई, फोर्स लगाई। ठीक है, तो मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगाई, मान लो क्या बड़ा क्या है, मान लो कह सकते हो एक बड़ा ब्लॉक है ना, एक भारी ब्लॉक है, भारी ब्लॉक मतलब थोड़ा हैवी क्या है, ब्लॉक है। अगर हैवी ब्लॉक है तो जब आपने हैवी ब्लॉक पर फोर्स लगाई तो आपने कभी महसूस भी किया होगा, जब आप थोड़ी फोर्स लगाते हो वो ब्लॉक मूव नहीं करता। तो इसका मतलब जब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक मूव किया, मान लो भारी ब्लॉक है, थोड़ा सा हैवी ब्लॉक है, तो फिर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो आपका आंसर होगा सर जो भारी ब्लॉक होगा, जब मैंने थोड़ी फोर्स लगाई, मान लिया 1 न्यूटन फोर्स लगाई, वो ब्लॉक मूव नहीं किया होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं किया तो इसका मतलब इस पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स मान लो फर्स्ट लॉ एफ नेट 0 हो, तभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट भी होता है या यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ रहा है कि अगर मैंने 1 न्यूटन इधर को फोर्स लगाई, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता तो नेट फोर्स होते इस तरफ होते, अगर नेट फोर्स मान लो इसके ऊपर 0 हो गए तभी तो ये रेस्ट पे होगा। इसका मतलब अगर आपने, है ना, मान लो इसको इधर बना लो, मान लो अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स इधर को लगाई, अगर ब्लॉक मूव नहीं किया, 1 न्यूटन पर मूव नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ एफ नेट इस पर 0 हो गई, तभी ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे। तो नेट फोर्स 0 का मतलब जितनी आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब 1 न्यूटन आगे की तरफ लगा रहे हो, इसका मतलब 1 न्यूटन पीछे की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट की होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेरे को पता लग गया कि जब आपने मान लो कि 1 न्यूटन फोर्स लगाई इस ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक एक भारी है तो ये मूव नहीं किया, तो इसका मतलब उस पर फोर्स ऑफ न्यूटन मतलब कितनी
फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, 1 न्यूटन एक्ट कर रही होगी, तो दोनों का नेट जीरो, तो नेट जीरो, तो ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस फोर्स को बढ़ाना शुरू किया। तो जब आपने 2 न्यूटन किया तो आपने महसूस किया कि जब उसके ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाई तब भी वो मूव नहीं किया। तो इसका मतलब क्या कि भाई जब ब्लॉक पर 2 न्यूटन फोर्स लगाई, इसका मतलब अब आपने आगे की तरफ कितनी फोर्स लगाई, 2 न्यूटन, तो ब्लॉक फिर से मूव नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर मेरे को पता है कि भाई एफ नेट जीरो तभी वो रेस्ट पे होता है, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब अगर आगे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लगाई, पीछे भी 2 न्यूटन लगेगी तभी नेट जीरो होगा। तो अब मेरा आंसर होगा सही है, सही सोच रहे हो आप। तो इसका मतलब अगर 2 न्यूटन आगे की तरफ तो 2 न्यूटन ही पीछे की तरफ, तभी नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो 2 न्यूटन मैंने अप्लाइड लगाई तो तब भी 2 न्यूटन पर भी वो मूव नहीं किया। उसके बाद उसके बाद आपने मान लो थोड़ी फोर्स और बढ़ाई, तो मान लो कि आपने फोर्स को कितना कर दिया, 3 न्यूटन। तो जब 3 न्यूटन किया तो देखा कि भाई ब्लॉक फिर से मूव नहीं किया। तो इसका मतलब सर मेरे को समझ आ रहा है कि अगर मैंने 3 न्यूटन लगाई, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अगर रेस्ट पे है फिर से एफ नेट जीरो, इसका मतलब 3 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगी तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब पीछे की तरफ भी कितनी फोर्स लगती होगी, 3 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गया। तो इसका मतलब सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो एक्चुअल में आपको क्या कर रही है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स अपने आप को क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है। तो ध्यान से देखो, 1 न्यूटन पर पहले 1 न्यूटन लगी, 2 न्यूटन पर 2 न्यूटन लगी, 3 न्यूटन पर 3 न्यूटन, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कितना एडजस्ट करेगी या कितना नहीं करेगी, उसकी बात अभी करते हैं। पहले इसको कॉन्सेप्ट को सीखो कि मतलब क्या है इसका, कि भाई कैसे मतलब ये वर्क करता है। ठीक है, तो 3 न्यूटन पर भी ये मूव नहीं किया। उसके बाद मान लो अगर आपने क्या किया, 4 न्यूटन, यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आपको महसूस हुआ कि भाई मान लो आपको लगा कि भाई 4 न्यूटन से थोड़ा सा भी मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। बट तब भी जब आपने 4 न्यूटन लगाया तो 4 न्यूटन पे भी वो ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं किया, बट आपको महसूस होना शुरू हो गया कि भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स, क्योंकि तब आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप फोर्स को बढ़ाते हो एक टाइम ऐसा आता है कि भाई ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर जाता है, शुरू कर जाता है। तो जब आपने 4 न्यूटन फोर्स लगाई, मान लो आपको महसूस होना शुरू हो गया कि भाई थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर जाएगा, शुरू। तो 4 न्यूटन पर भी वैसे तो वो रेस्ट पे ही रहा, मूव तो नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर रेस्ट पे है, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब अगर 4 न्यूटन है तो इसका मतलब पीछे की तरफ 4 न्यूटन, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 4 न्यूटन। तो आपको यहां पर महसूस हो रहा है कि अब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। तो जब भी आपने अप्लाइड फोर्स मान लो 4.1 न्यूटन लगाए, तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट क्या करना चल गया, ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर गया, या मान लो फ्रिक्शनल फोर्स तो बाद की बात है, इस फोर्स पर ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर गया, मूव। ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया ना, मूव करना शुरू कर गया। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया तो इसका मतलब तब आपके मन में आएगा कि तब कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। एक्चुअल में तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब अलग टाइप का क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ से आपको बातें समझ आई होंगी, मैं तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझा रहा हूँ, यहाँ से आपको बात ये समझ आई होगी कि भाई एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाते जाते हो, पहले फ्रिक्शन अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक वो अपने आप को एडजस्ट करता है, जितनी आप आगे की तरफ फोर्स लगाते हो उतनी वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। बट उसके बाद मान लो वो फोर्स क्या हो जाती है, उसकी जो मान लो वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक अपने आप को एडजस्ट करता है। जहां पर जैसे मैंने 4 न्यूटन बनाया, 4 न्यूटन तक उसने क्या किया, मैक्सिमम अपने आप को क्या किया, एडजस्ट किया ना, मैक्सिमम अपने आप को एडजस्ट किया। उसके बाद वो उसको मान लो और बढ़ा नहीं सकता। मान लो हर एक मान लो कह सकते हो सरफेस की क्या होती है, अपनी औकात होती है, जहां तक वो किसको कर सकता है, मतलब अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर सकता है। उसके बाद उसको बैलेंस नहीं कर सकता। तो जब उससे ज्यादा फोर्स लगाई, इससे ज्यादा फोर्स लगाई, तो ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर गया, शुरू कर गया। तो इसका मतलब सर मेरे को यहां से समझ आ रहा है कि 3 टाइप का क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। कैसे कैसे, सबसे पहले जब आपने फोर्स लगाई तो पहले वो इसको एडजस्ट करता गया, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो पहले एडजस्ट करता गया ना, एडजस्ट करता गया तो एक मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू आई।
जिस पर हमें लगा कि भाई एक्चुअल में मतलब बॉडी मूव करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ये इसकी दूसरी टाइप होती है। तीसरा, जब आपने उस लिमिटिंग मतलब इस वैल्यू से थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स लगाई, उसके बाद उसने क्या है, उसको मान लो क्या एडजस्ट नहीं किया, मतलब उस फोर्स को बढ़ाया नहीं, क्योंकि उसकी औकात कितनी थी, इतनी ही औकात थी, तो इसके इस फोर्स पर वो मूव करना शुरू कर गया। तो जब मूव किया तो इसका मतलब फ्रिक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ, फ्रिक्शन अब भी लग रहा है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है इस वैल्यू से। मतलब एक्चुअल में 4 न्यूटन के बाद, 4 न्यूटन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो उस वक्त ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उस वक्त उसको क्या कहते हैं, उसको पर जो फोर्स लगती है उसे, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगती है, अपोजिंग फोर्स लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो 3 टाइप का फ्रिक्शन आपको समझ आ गया। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन, और सबसे मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर मूव करना शुरू कर गया उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बात मेरे को सर क्लियर हो गई कि भाई 3 टाइप का फ्रिक्शन यहां से बन रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1, तो जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते जाओ। ये एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से फ्रिक्शन को समझने में मदद करेगी अगर ये ऑब्जेक्ट मतलब एग्जांपल को आपने अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, तो डेफिनेशन तो आप वैसे खुद भी लिख सकते हो, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं। द फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when one object is at a rest on other object when force is applied। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई, ध्यान से देखो। द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, या अदर सरफेस भी लिख सकते हो, ऑन द अदर ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब आपने फोर्स अप्लाई की, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रेस्ट पे है, तब कौन सा फ्रिक्शन प्ले करता है, कौन सा फ्रिक्शन मतलब क्या है, उन दोनों के बीच एक्शन में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है सर, आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, यहां तक मान लो क्या है ना, 4 न्यूटन तक मान लो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, या 4 न्यूटन से थोड़ा सा कम फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोल रहे हो, ध्यान से समझाता हूं। अभी ध्यान से समझो कि जब एक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या एक्शन में आ रही है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर रेस्ट पर ही होगा, वो मूव नहीं कर रहा, चाहे आप फोर्स लगा रहे हो फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपको यहां से ये भी फील आ रहा होगा कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल में एडजस्ट कर रहा है। जब आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, देखो 1 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो लिख लो, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, एडजस्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या है कि भाई मान लो कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, वो अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड क्या होता है, फोर्स होता है। कहां तक करती है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्या होगा, सरफेस, उसकी बात भी करते हैं। बट यहां से ये समझो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब जब आप फोर्स बढ़ाते जाते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या करता जाता है, एडजस्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, तो उसके बाद सर कौन सा फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैंने आपको अभी बात समझाई कि भाई जब आपने 4 न्यूटन अप्लाइड फोर्स की तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां तक एडजस्ट हुए, 4 न्यूटन तक मान लिया हमने, मतलब ये एग्जांपल मानी है कि कोई सरफेस पर 4 न्यूटन तक वो उसको क्या कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। बैलेंस मतलब उसको अपोज कर सकती है फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन तक। यहां पर बट आपको महसूस होना शुरू हो गया कि भाई जब आपने थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ाई, ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर गया, शुरू कर गया। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जहां पर मोशन जस्ट स्टार्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, या स्टार्ट होने वाला है, जहां पर मोशन क्या होने वाला है, किसी सरफेस पर स्टार्ट होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शनल
force comes into play when one object just, है ना, just start moving on other surface of object। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं कि जब आपने मान लो फोर्स लगाते गए एक मैक्सिमम वैल्यू आई, जिसके बाद अगर आपने थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ाई तो वो मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर जाएगा, दूसरे सरफेस पे स्टार्ट कर जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग मतलब वो उसके ऊपर मूव करना अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब स्टार्ट किया नहीं है, अभी जस्ट क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्लाइडिंग, है ना, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट मूविंग, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, मतलब फोर्स कहते हैं, या लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्या है, वैल्यू है। तो यहां से आपको बातें क्लियर हो रही होगी। चलो मिटाते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई कैसे, है ना। ठीक है, मान लो जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके बाद मोशन क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। इस पर मान लो जस्ट मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन को स्टार्ट करना शुरू करने वाला है। ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसके बाद जब आप थोड़ी सी फोर्स को बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट क्या करना जा रहा है, शुरू कर देगा, मोशन को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, अगर मैं बोलूं 0 लेस देन इक्वल टू एफ स्टैटिक लेस देन इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग, ये बात तो सही लग रही है। ध्यान से देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 हो सकता है जब आपको मान लो सरफेस को क्या कर दो, एक्स्ट्रा स्मूथ कर दो, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लगभग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है, बट मानते हैं कि जब मतलब पूरी तरह हम क्या कर देंगे, सरफेस को स्मूथ कर देंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0, तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेके कहां तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया ना, ये लिमिटिंग क्या हो गया, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आई होगी, ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या कह सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसे कहा जा सकता है। तो ये बात को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बात ये क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपके दिमाग में आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर है, उसके बाद यहां से एक बात मतलब एक्सपेरिमेंटली देखी गई। अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पूछा था, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, या फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सी फोर्स है। तो सर आपने अभी बताया था कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअल में एक कांटेक्ट फोर्स है, एक्चुअल में एक कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी होती थी, तो आपका आंसर होगा सर, एक तो होती थी नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में पढ़ा है, मान लो पिछली वीडियोस में पढ़ा है। दूसरा क्या होता है, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स, तो जब मान लो एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, मान लो एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लो चीजों को ऑब्जर्व किया गया, तो क्या पाया गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो फोर्स ऑफ क्या होती है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो मतलब क्या कि एक्चुअल में ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ये पैरेलल टू सरफेस लगती है, ये कहां लगती है, पैरेलल टू सरफेस, है ना, पैरेलल टू क्या लगती है, सरफेस लगती है। ये क्या लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा सर, आपने पढ़ाया था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया। तो सिंपल सी बात है, मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअल में दोनों मतलब एक कांटेक्ट फोर्स है। तो एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया इनके ऊपर, तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। जितनी मान लो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, उतनी क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, और जितनी क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन कम, उतनी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन,
इसका मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम। तो ये एक्सपेरिमेंटली डाटा क्या किया गया, इवेल्युएट किया गया। तो जब मान लो मेरे को पता है कि सर मेरे को पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, मान लो ये कांस्टेंट लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो सर ये अगर मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो जनरली हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये एक मैक्सिमम स्टैटिक क्या है, फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देते हैं, एफएल लिख देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यू एल लिखा हो या म्यू एस लिखा हो, दोनों बातें क्या है, सेम। म्यू एल का मतलब कोफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, सर स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो एन इंटू क्या होता है, म्यू एल होता है। तो यहां से आपको समझ आएगा कि भाई जो मैं बोल रहा था कि भाई एक्चुअल में 4 न्यूटन, मान लो मैंने एग्जांपल माने कि 4 न्यूटन जो है वो एक्चुअल में क्या है, 4 न्यूटन जो है वो एक्चुअल में क्या है कि भाई इतनी फोर्स, इतनी मान लो एक सरफेस के मतलब ये मान लो 2 सरफेस जब कांटेक्ट में होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये 2 सरफेस कांटेक्ट में थे, तो इस सरफेस की इतनी औकात है कि 4 न्यूटन तक ये इस ऑब्जेक्ट को रोक के रख सकता है। उसके बाद अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये इसको रोक के नहीं रख सकता। तो इस मान लो औकात को ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो औकात है हर एक सरफेस की अलग अलग होती है, वो हमें कैसे पता चलेगा, अब उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं ना। तो अब मैंने 4 न्यूटन वाली एग्जांपल ली थी, 4 न्यूटन के बाद ये मूव करना शुरू कर जाएगा। तो हर एक सर मान लो हर एक सरफेस के लिए 4 न्यूटन होगा, या किसी के लिए ज्यादा होगा या कम होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे मान लो ये क्या करता है, वर्क करता है, कि जब मान लो आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कि भाई कैसे इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन। ये बात को याद रखनी है कि भाई एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है म्यू एल इंटू क्या होता है, एन होता है। तो मेरे को बताओ, अगर मान लो ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक हमेशा नीचे की तरफ mg लगाता है, mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ ये सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो मेरे को पता है कि सर अगर सरफेस प्लेन होगा, मान लो एक सरफेस ग्राउंड ले ली, सीधी ग्राउंड ले ली, तो जब सीधी ग्राउंड ले ली तो नॉर्मल रिएक्शन तो कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन की कांस्टेंट ही तो होगी, ये चेंज थोड़ा ना करेगी। ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स होगी, जितना mg लग रहा है उतना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, फिक्स होगी। तो ध्यान से देखो कि भाई म्यू एल जब ये कांस्टेंट हो जाए, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तो फिर एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक इस पर क्या कर रहा है, डिपेंड। अगर इसको कांस्टेंट मान ले, एन को कांस्टेंट मान ले, तो इसका मतलब एफ एल जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, म्यू एल होगा। या मान लो कि भाई अगर इसको कांस्टेंट मान ले तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं, हमें पता ही है जब कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लगता है, पर मान लो क्या लगता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इसका मतलब म्यू एल डायरेक्टली एफ एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया। तो इसका मतलब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, जिसका म्यू क्या होगा, कम होगा, उसकी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, कम होगी। अगर मान ले कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है तो नॉर्मल रिएक्शन तो फिक्स होगी। जब आप एक सरफेस के ऊपर मतलब सिंपल सरफेस के ऊपर आप ब्लॉक रख रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, फिक्स। अगर नॉर्मल रिएक्शन फिक्स है तो सिंपल सी बात है सर, म्यू एल पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर म्यू एल ज्यादा होगा, अब म्यू एल क्या होता है, म्यू एल का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या मतलब इसका कि भाई आपने महसूस भी किया होगा कि जब मान लो एक कमरा है, उसके मान लो उसके फर्श पर आप क्या कर दो, ऑयल गिरा दो, उसके फर्श के पर आप क्या करा दो, ऑयल गिरा दो। अब जब ऑयल गिराओगे तो आप उस पर चलने की कोशिश करते हो या किसी ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो कि भाई वो ब्लॉक जो होता है वो इजीली उस पर क्या कर जाता है, मूव। अगर मान लो वही सरफेस क्या हो, रफ हो, अगर रफ हो फिर आप ब्लॉक को मूव करने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि भाई उस ब्लॉक को मूव करना क्या हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है एज कंपेयर टू जब आपने क्या किया, उस पर ऑयल क्या किया, स्प्रेड किया। तो सिंपल सी बात है, चेंज क्या किया। अब मान लो मैं पूछूं कि जब आपने ब्लॉक रखा उसकी नॉर्मल रिएक्शन चेंज की, दोनों है ना। मान लो ये ग्राउंड है, चलो यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से एक बात और समझते हैं, फिर आपको बातें क्लियर होंगी कि भाई एक्चुअल में किस किस पर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, डिपेंड। मान लो ये हो गया, ये मैंने क्या ले ली, ग्राउंड, ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड क्या है, रफ ग्राउंड है।
ठीक है, मान लो खुरदरी क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया, ए ब्लॉक, वही ब्लॉक यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस ग्राउंड पर क्या कर दिया, ऑयल फेंक दिया। तो जब ऑयल फेंक दिया, मान लो दोनों पर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, दोनों पर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो कौन सा ब्लॉक जल्दी मूव करना शुरू कर देगा? तो आपका पहले तो ये बात का आंसर दो, इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन सेम होगी, तो आपका आंसर होगा सर नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, इस पर भी एन लग रही, इस पर भी एन लग रही, किसके बराबर? mg के बराबर, mg के बराबर, तो वो तो सेम ही होगी। अब मैं पूछूं कि भाई अगर mg नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट, तो इसका मतलब अगर दोनों ब्लॉक को मूव करने की कोशिश करें तो आपका आंसर क्या होगा? कौन सा ब्लॉक मूव करेगा? ठीक है, तो मान लो 10 न्यूटन है, मान लो कईयों के मन में होगा सर 10 न्यूटन से शायद क्या पता मूव करे ना करे, मान लो मैं 1000 न्यूटन लगा देता हूं, 1000 न्यूटन इस पर लगा देता हूं, 1000 न्यूटन इस पर लगा देता हूं, दोनों पर अगर 1000 न्यूटन लगाऊं तो कौन सा ब्लॉक मूव कर जाएगा? मान लो हल्का ब्लॉक है, बिल्कुल हल्का ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक मूव कर जाएगा? तो आपके मन में आएगा सर ये वाला ऑयल वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। ये वाला पता नहीं, मतलब अगर ये वाला 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से मूव करता है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी, या ये धीरे धीरे मूव करेगा? अगर दोनों मूव करेंगे तो ये धीरे धीरे मूव करेगा, ये मतलब क्या तेजी से मूव करेगा। अगर मान लो कि ये मूव नहीं किया बट ये क्या है उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या मतलब सर कि जब आप ऑयल मतलब फेंकते हो एक्चुअल में क्या हो रहा है? म्यू एल, म्यू एल मतलब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस। तो सिंपल सी बात है सर, नेचर ऑफ सरफेस आपने क्या कर दिया? यहाँ पे स्मूथ कर दिया, यहाँ पे सरफेस क्या है? स्मूथ है, यहाँ पर सरफेस क्या है? मतलब रफ है। तो जितना मान लो क्या है सरफेस स्मूथ होता है, म्यू की वैल्यू उतनी क्या होती है? कम होती है। तो जितनी म्यू की वैल्यू कम होगी, मतलब म्यू कम होगा, तो सिंपल सी बात है उतनी फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी। तो जब आप रफ सरफेस रखते हो उसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो जितनी म्यू की वैल्यू ज्यादा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जितना ये ज्यादा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? ज्यादा। तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सरफेस, कौन से सरफेस आप कांटेक्ट में रख रहे हो, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? मान लो नॉर्मल रिएक्शन, कितनी नॉर्मल रिएक्शन कोई बॉडी मान लो उस सरफेस पर लगा रही है, तो इसका मतलब दो चीजों पर डिपेंड करती है। अगर नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट हो, दोनों ऑब्जेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन सेम हो, तो सिंपल सी बात है सर वो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करेगी, इसका मतलब म्यू पे डिपेंड करेगी। अगर म्यू की वैल्यू कम होगी तो वो आसानी से मूव कर जाएगा, अगर म्यू की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा है ना, ज्यादा होगी तो वो आसानी से मूव नहीं करेगा, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। ये बातें भी मेरे को समझ आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद ये भी बातें आपको समझ आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लास्ट फ्रिक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब उसकी क्या करते हैं? बात करते हैं। मान लो जल्दी जल्दी लिखो, काइनेटिक क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो अगला क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी, द फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when one body moves on the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव करना शुरू कर देती है उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ क्या होगा? अनदर बॉडी। ऑन अप्लाइड क्या होगा? फोर्स होगा, ऐसे भी लिख लो, ऑन अप्लाइड क्या होगा? फोर्स होगा, उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब मान लो कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए बात करें, अभी मैंने पीछे समझाया कि भाई फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट लिखते हैं और साथ में क्या आता है? मान लो आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको पता चल गया। अब इसके लिए लिखे तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो इसका मतलब म्यू के लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब ये क्यों है ना, यहाँ पर काइनेटिक मतलब कोफिशिएंट ऑफ, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपके अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, तो मतलब कोफिशिएंट फ्रिक्शनल जो मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो जिस सरफेस पर आपने पहले उसको मूव करने की कोशिश की, जब वो उस पर मूव कर रहा है
तो वो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज कर जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू एल लिखा, यहाँ पर म्यू के लिख दिया ना, तो यहाँ पर भी म्यू एल नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि नेचर थोड़ा ना चेंज की। जब आपने बॉडी को मूव किया, जब आपने उसको काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब आपने उसको मूव किया, तो उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं तो फिर आपने मतलब म्यू को चेंज क्यों किया? यहाँ पर म्यू एल लिखा, यहाँ पर म्यू के लिखा, कारण क्या? मतलब इसको चेंज करने का कारण क्या? इसको आपने कह दिया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो नेचर ऑफ सरफेस थोड़ा ना चेंज की। जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ा है, जब आपने उस पर फोर्स लगाई, उसकी नेचर थोड़ा ना चेंज की, नेचर तो सेम रही होगी। अगर नेचर सेम रही तो इसका मतलब म्यू एल और म्यू के की वैल्यू को चेंज क्यों किया? एक्चुअल में जिसमें क्या होता है, फर्क होता है। क्यों फर्क होता है ये ध्यान से देखना, ये बात को समझना, ठीक है। तो अगर मान लो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना होगा तो फिर म्यू काइनेटिक मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना हो तो म्यू एल या म्यू एस इनटू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब मैंने ये कोफिशिएंट अलग अलग क्यों लिखे ये ध्यान से देखो, ये बात को समझना, ठीक है। तो जब मान लो अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछो है ना, मान लो एक क्वेश्चन पूछो कि भाई मैंने आपको मतलब ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन समझाया ना, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, वहां से आपको बात समझ आई होगी। अगर मैं पूछूं कि भाई जो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा है ना, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा, तो मेरे को बताओ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों की वैल्यू सेम ही होगी या अलग अलग होगी? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? तो ध्यान से सोच के बताओ, ध्यान से देखो कि मैंने आपको बताया था कि भाई एक्चुअली में जब एक दूसरे पर सरफेस अटैच होते हैं तो क्या होता है, उन दोनों में कांटेक्ट होता है। तो जब कांटेक्ट होता है तो उनमें क्या होती है, फोर्सेस जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो रोकती हैं एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर मूव करने के लिए। तो सर मेरे को पता है कि एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक दूसरे की कांटेक्ट फोर्स है। जब एक बॉडी के एटम दूसरी बॉडी के एटम के पास आए होंगे तो उन दोनों में एक फोर्स जनरेट हुई होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो मेरे को पता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे मान लो रुकी हुई है, तो जब रुकी हुई है तो आप देखो ध्यान से कि जब वो रुकी रहेगी रुकी रहेगी रुकी रहेगी तो उनमें फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे ना। मान लो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर अटैच है, बहुत टाइम से 10 मिनट से अटैच है, तो जब अटैच है तो उनमें फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। जब आप इसको जस्ट मूव करना शुरू करो, तो जब मूव करना शुरू करो बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जब ये मूव करना शुरू करेगी तो ध्यान से समझ नहीं आ रहा कि सर जब ये इस पर मूव करेगी एक्चुअल में इसकी जो मान लो क्या होंगे, मान लो इसके जो एटम होंगे, इसके जो एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ फोर्स नहीं जनरेट करेंगे, नए बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, बट उनको टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये बात आपको समझ आ रही है कि भाई सर मान लो पहले तो उन दोनों में बहुत टाइम था इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर अटैच थे, तो जब अटैच थे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, जब अटैच थे उनमें बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रांग हो गए। तो जब इसके ये बॉन्ड आपने तोड़े, ये बॉन्ड तोड़े, तो जब ये मूव करना शुरू किया तो फिर बॉन्ड बनाने के लिए टाइम कम नहीं मिल रहा। तो आपका मेरा आंसर होगा हाँ, उनको टाइम क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो अगर मान लो टाइम कम मिल रहा है तो इसका मतलब जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मान लो मूव कर रहा है उनको क्या मिल रहा है, टाइम कम मिल रहा है फोर्सेस जनरेट करने के लिए। अगर फोर्सेस जनरेट करने के लिए टाइम कम मिल रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू क्या होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कर रहा था, वर्क। अगर फोर्स कम हो गई तो सिंपल सी बात है सर, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या बनना, मान लो बॉन्ड्स बनना, मान लो जो बॉन्ड्स बने हैं बॉन्ड्स को तोड़ना ही फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जब मान लो वो रेस्ट पे थे तब बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गए, जब वो मान लो क्या है कि भाई मूव कर रही है तो उसमें मान लो क्या है कि भाई एटम में मान लो क्या है कि भाई टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहने का टाइम बहुत कम होगा, तो जिसकी वजह से उनके बॉन्ड थोड़े से क्या होंगे, वीक होंगे। तो जब थोड़े से वीक होंगे तो इसका मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर थोड़ा आसानी से मूव करेगा एज कंपेयर टू क्या होगा, एज कंपेयर टू क्या होगा, मान लो लिमिटिंग क्या होगा, फ्रिक्शन। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में आप महसूस कर ही सकते हो कि भाई जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन लिखते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइड फोर्स। तो सिंपल सी बात है सर, पहले तो आपने देखा जितनी जितनी आपने फोर्स अप्लाई की उतनी उतनी फ्रिक्शन बढ़ी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मान लो क्या है, मान लो इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ बन गया। उसके बाद यहाँ पे ये मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद मेरे को समझ आया कि सर यहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद ये थोड़ा सा कम होगा, कम होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो मैंने पहले बनाया इसे हम स्टैटिक
फ्रिक्शन कहते हैं तो ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहां पे मोशन क्या होना होगा, स्टार्ट होना, जस्ट स्टार्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है एज कंपेयर टू किसका, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम क्यों होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मान लो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर कॉन्टैक्ट मान लो मूव करना शुरू करता है तो एक्चुअल में उन दोनों में फोर्सेस थोड़ी सी क्या बनती हैं, वीक बनती हैं एज कंपेयर टू पहले उनमें जो फोर्सेस क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, क्योंकि वो दो एटम को एक दूसरे में इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ा कम क्या मिलता है, समय मिलता है, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी वो मूव करता है। तो जब वो मूव करता है तो इसका मतलब बॉन्ड कम मतलब क्या है कि भाई बनते हैं, मतलब कम स्ट्रॉन्ग, थोड़े से स्ट्रॉन्ग कम होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये आपका उसका ग्राफ हो गया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो फार्मूला याद रखना है एक्चुअल में क्या है कि भाई जब भी आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एल इंटू क्या लिखना है, एन नॉर्मल एक्शन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू के इंटू क्या होगा, एन, इसका मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको समझ आया होगा कि दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही है, फर्क किसमें पड़ा, म्यू में क्या पड़ा, फर्क पड़ा, जिसकी वजह से मान लो ये फ्रिक्शन है, ये कटा, ये थोड़ी ज्यादा है, देखो ध्यान से, लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब ये तो दोनों सेम ही है, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा चेंज की, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही रही सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ इस चीज को शो कर रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का आपका क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो कई बार आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट पूछ लेता है कि भाई यूनिट क्या होंगे, या उसका मान लो डेफिनेशन पूछ लेता है। अगर क्लास 11 की बात करें तो ये बात यहां से समझ आ रही है, मतलब सीधा लिखे, मेरे को पता है ना, ये तो मैं सीधा लिख रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन होएगा। कई बार आपको क्या पूछता है कि भाई म्यू की डेफिनेशन पूछता है, तो डेफिनेशन तो आप यहां से लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या होगा, क्या, कौन सा, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द क्या होगा, सरफेस होगा। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होंगे, जिसके यूनिट क्या होंगे, तो सर ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स, फोर्स से फोर्स कट गया, तो इसका मतलब यूनिट तो कोई नहीं रहे, इसका मतलब इसके यूनिट नो यूनिट, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, किसके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो सिंपल सी बात है, यूनिट नहीं होंगे तो फिर ये क्या होगा, डिमेंशन लेस क्या होगी, क्वांटिटी होगी। ये क्या है, डिमेंशन लेस क्या है, क्वांटिटी है, डिमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके कोई यूनिट नहीं होते। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। तो म्यू डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि भाई दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, उनकी नेचर कैसी है। तो ये भी मैंने आपको बात बताया, जितना स्मूथ सरफेस होंगे उतनी म्यू की वैल्यू कम, जितना कांटेक्ट सरफेस जो होंगे वो रफ होंगे उतनी म्यू की वैल्यू ज्यादा। तो जितना म्यू ज्यादा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों पर डिपेंड कर रही, तो ये ज्यादा, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन चाहे सेम हो तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, अगर ये कम तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू क्या होगा, अदर केस। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट क्या थे, एक्सप्लेनेशन थे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की टाइप में। चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। फिर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।